शंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कुमार विश्वास ने बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हुए अत्याचार, उनके मंदिर को तोड़ा गया, उनके बिजनेस को नष्ट किया गया, उनके घरों को जलाया गया, इस पे उनकी प्रतिक्रिया है। और वो बता रहे हैं कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान की तरह ही पतन के रास्ते पे जा रहा है। और उन्होंने जो बताया कि महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया, भारत के टेम्पलों को लूटा, वहाँ के सोना चांदियों को लूटा। तो उन्होंने जो अपना शहर बसाया और अपना किला बनाया भारत के टेम्पलों को लूट करके, इसको दिखाने के लिए भारत का एक यूट्यूबर इंडिगो ट्रैकर नाम से एक चैनल है, वो अफगानिस्तान में जा करके महमूद गजनवी के किला और उस शहर को दिखा रहे हैं कि भारत पे आक्रमण करके और लूटपाट करके भी उनके किला का आज क्या हालत है। आपने हिस्ट्री में काफी ज्यादा सुना होगा, ही गजनी जो पूरे अफगानिस्तान कंट्री के लिए आई थिंक आइडल बोले जाते हैं, एक रूलर, एक एम्पायर और एक काफी स्ट्रॉन्ग किंग। बट अगर हिस्ट्री में देखा है तो इंडिया यानी हिंदुस्तान, भारत के लिए ये शख्स जिन्होंने एक नहीं 17 बार अपने इंडिया कंट्री पे भाई आक्रमण किया, अटैक किया, और वहाँ से ना जाने कितना सोना चांदी, हीरे जवाहरात, खजाना उन्होंने भाई लूटा हुआ है। अपने इस गजनी राजधानी को खड़ा किया, और वो जो राजधानी थी गजनी की, पुराना गजनी शहर, वो ये जो आप अभी मेरे आंखों के सामने देख रहे हो। तो पूरे अफगानिस्तान कंट्री का सबसे एंशिएंट शहर बोला जाता है सिल्क रोड के टाइम पे। तो ये है कुछ ऐसी लोकल लाइफ, गधा वगैरह यहाँ पे दिख रहा है, भेड़ वगैरह हैं, ये सारे सिप हैं। ये सारा कच्चा रास्ता है और फोर्ट काफी ऊपर है भाई। जितनी भी दीवारें आप देख रहे हो, घर वगैरह देख रहे हो, वो सारा कुछ मिट्टी का बना हुआ है। सिटाडेल ऑफ गजनी, सुल्तान महमूद गजनवी का किला और राजधानी। भाई इसकी हालत देख के तो ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल ये सारा कुछ खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये वही किला है गाइस जिसको सुल्तान महमूद गजनवी ने इंडिया से चुराए हुए सोने, खजाने, हीरा जवाहरात को लूट के इस अफगानिस्तान के गजनी शहर को बसाया हुआ है। टाइम का जो गजनी शहर था वो सिर्फ इतना था, यानी मिट्टी और गोबर वगैरह और कुछ घास फूस, इन सबको यूज करके उस टाइम पे जैसे पुराने टाइम पे घर बना करते थे, कुछ वैसा ही यहाँ पे सारे घर बने हुए, अलग अलग, काफी पुराना। 147 फीट के आसपास किसकी हाइट थी स्टार्टिंग टाइम पे जब ये बना हुआ था। 30 से ज्यादा पिलर थे इस पूरे किला के आसपास जो कि इस किला को सुरक्षित रखते थे। वाकई काफी पुराना है यार। अलग अलग इसमें रूम हैं, अलग अलग दरवाजे, अलग अलग गेट आप देख सकते हो। और ये है वो लैंडमार्क पे लिखा हुआ है गजनी। ये आप देखिए किला पूरा कितना बड़ा होगा। अभी तो यार पूरा टूटा फूटा है यार। ये जो सुल्तान महमूद गजनवी था, 1000 से लेके 1025 के टाइम तक लगभग 17 बार इसने आक्रमण किया इंडिया पे। और सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ अपने 16वें आक्रमण में, जब उसने अपने इंडिया के गुजरात के सोमनाथ शहर पे और सोमनाथ मंदिर पे उसने अटैक किया। और सोमनाथ में मिलने वाला सारा खजाना, मंदिरों में खजाना जितना भी था, वो सारा लूट के अपने इस गजनी शहर पे लाता है। इसका जो इंटेंशन था वो भारत पे राज करना नहीं था, सिर्फ इसका मेन मकसद होता था इंडिया में जाके लूटपाट करना। और उस दौरान लूटे हुए रास्ते से जब ये गुजरता था तो जो भी बंदा इसको मिलता था भाई, ये सबको मारते हुए आगे बढ़ता था। हमेशा इसने जब भी लड़ाई की, जब भी इसने आक्रमण किया इंडिया पे, ये रात के टाइम पे करता था, खासकर उस वक्त जब सारे सोल्जर वगैरह लोग या गांव में लोग सो रहे होते थे, ताकि किसी को पता ना चले। और नींद के वक्त ये सबको मार पीट के, काट पीट के, आक्रमण करके सामान वगैरह लूट के, खजाना, फिर आगे बढ़ जाता था। तो ये है भाई सुल्तान महमूद गजनवी की कहानी। और ये है उसका वो किला जहाँ पे फिलहाल आज मैं आ पाया हूँ और आपको मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ। शायद इसी में से किसी एक जगह पे आपको हमारे वो इंडिया के जितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, उनका जो दर्द है, उनकी जो कहानी है, वो जब इन किला के एक एक मिट्टी को आप देखोगे, एक एक पत्थर को देखोगे तो आपको एहसास होगा। पूरा खंडहर है, टूटा फूटा है, अभी तो पूरा ये तहस नहस हो चुका है। ये सारा किला का हिस्सा है। अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं, सो आपने कई नाम सुनोगे, आमिर तैमूर, बाबर, गजनी, ये सारे लोग इतने दूर दूर से, सेंट्रल एशिया से, इस तरह के घर में रह रहे लोग हमारे हिंदुस्तान पे आके आक्रमण करके जाते हैं, खजाना लूटते हैं और फिर से वापस आके अपनी राजधानी बसाते हैं। कई बार ये सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आप सोचिए ऐसी दर्दनाक कहानी है। और ये सारे लोग जिन्होंने इतना सारा लूटा, और आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे जो आप किले वगैरह देखोगे, उसका जो प्रिजर्व है, उसकी जो देखभाल है हमारी गवर्नमेंट कितने अच्छे तरीके से करती है।
बट यहाँ पे ये इस महमूद गजनवी का किला फिलहाल अभी खंडहर में तब्दील हो चुका है। आप खुद देख सकते हो, कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं होगा जो अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन करके रखा हो। भारत के मंदिरों को और शहरों को और कई लोगों को मार करके, लूट पाट करके उन्होंने जो अपना किला बनाया, अपना शहर बसाया, इसका हालत तो आप देख ही चुके हैं। और अब हमारे सोमनाथ मंदिर को देखिए कि सोमनाथ मंदिर का भव्यता और दिव्यता, उसकी ऊंचाई कितनी बड़ी हो गई है। तं सोमनाथं सततं नमामि। सोम यानी कि चंद्र ने जिनकी स्थापना प्रभास के समुद्र तट पर की है, वह विश्व का सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, महादेव शिव शंकर की अनुपम शक्ति का स्रोत सोमनाथ मंदिर कितने आक्रमणों के बावजूद टस से मस न हुआ। गुजरात के पुत्र श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से श्री सोमनाथ मंदिर का नवनिर्माण हुआ। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बतौर ट्रस्टी व अध्यक्ष सोमनाथ के विकास को नई दिशा दिखाई। उनके नेतृत्व में मंदिर के गर्भगृह व शिखर के कलश को स्वर्ण मंडित और लाइट एंड साउंड से मंदिर को रोशन किया गया। विविध अतिथि भवन में यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा दिलाई एवं राम मंदिर निर्माण व भालका तीर्थ का नव निर्माण कर आज सोमनाथ के माहौल को ऐसा बनाया है कि यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या में 5 गुनी वृद्धि हुई। और इसी वृद्धि को आगे ले जाते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी आज असंख्य भक्तों के लिए पर्यटन, आध्यात्म व इतिहास से जुड़े स्थलों का, जिसमें सर्वप्रथम है सोमनाथ के प्राकृतिक सौंदर्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना अंतर्गत बनाया गया समुद्र दर्शन पथ। समंदर के किनारे बनाया गया 1.5 किलोमीटर लंबा यह समुद्र दर्शन पथ श्री सोमनाथ मंदिर से लेकर त्रिवेणी संगम तक सागर की उछलती लहरों को आगे बढ़ने से रोकेगा और भगवान शिव शंकर से मिलने आ रहे दर्शनार्थियों को लहरों से बातें कराएगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम व सीसीटीवी सुरक्षा से सुसज्जित यह वॉकवे दर्शनार्थियों को सुरक्षित और सलामत रखेगा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस पथ का आनंद लेने आएगा और साथ ही स्थानीय लोगों के लिए लेकर आएगा रोजगार के नए अवसर। इसी श्रृंखला में इतिहास से जुड़ा पहलू है सोमनाथ प्रदर्शनी गैलरी। यह गैलरी मात्र मंदिर स्थापत्य की थीम पे बनी है। श्री सोमनाथ मंदिर के खंडित अवशेषों को यहाँ संजो के रखा गया है। मंदिर की वास्तुकला, स्थापत्य का महत्व एवं अन्य जानकारी हिंदी एवं इंग्लिश भाषा के साथ ब्रेल लिपि में भी दी गई है ताकि हर एक व्यक्ति हमारे भव्य इतिहास से रूबरू हो पाए। इसी श्रृंखला में आगे है इंदौर की मराठा महारानी मातोश्री अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1783 में स्थापित किया गया प्राचीन सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ पे हो रहे आक्रमणों के दौर में इसी मंदिर में सोमनाथ महादेव की पूजा होती थी। किसी को लूट पाट करके, मंदिरों को नष्ट करके, सोना चांदी लूट करके महमूद गजनवी को लग रहा था कि हम अपने शहर की उन्नति कर लेंगे, अपने शहर की विकास कर लेंगे, अपना एक भव्य किला बनाएंगे और हमारे शहर की प्रगति होगी। किसी को लूट पाट करके, किसी के बहन बेटियों के साथ अत्याचार करके, लोगों को मार करके कोई प्रगति नहीं कर सकता है। प्रगति करने के लिए प्रगतिशील सोच भी होनी चाहिए। खोजबीन करने वाला एक दूरदर्शी एक नेता होना चाहिए। गजनी शहर क्यों नहीं प्रगति किया? जिस शहर का शासक ही एक लुटेरा हो, वो लुटेरा अपने राज्य के प्रजा को क्या प्रगति सिखाएगा, अपनी राज्य की प्रजा को क्या शिक्षित करेगा? और जिस राज्य का प्रजा अशिक्षित हो, रिग्रेसिव हो, किसी बिलीफ सिस्टम के बंधन में बंधा हो, वो राज्य कभी प्रगति कर ही नहीं सकता है। और यही कारण है कि गजनी शहर दुनिया भर से लूटे हुए माल को ले जा करके शहर बनाने के बावजूद भी, अपना एक भव्य किला, उस टाइम के भव्य किला बनाने के बावजूद भी आज गजनी शहर को कोई पूछता भी नहीं है। आज एक खंडहर में तब्दील हो गया है।
फिलहाल आज के टाइम पे हमारा इंडिया कहाँ पहुंच चुका है। सोमनाथ मंदिर जिसको इसने तोड़ा, जिस मूर्ति को इसने नस्तो नाबूद किया, आज भी हमारा सोमनाथ मंदिर आप सोचो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर में से एक माना जाता है। बट सुल्तान महमूद गजनवी का किला, जिसको आज के टाइम पे आई थिंक अफगानिस्तान के लोकल लोग भी आप देख सकते हो, कोई पूछता नहीं। मोहम्मद गजनवी जब भारत आया ही था तो राम से कुछ सीखते, सोमनाथ के दर्शन करते, भारतीय संस्कृति के जो भी बुक्स हैं, जो भी लोग हैं, उनसे मिलते, उनसे कुछ सीखते, कुछ शिक्षा लेते, तो आज पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और गजनी शहर भी प्रगति की रास्ते पर होती। आपको लगता है कि भारत को इतने सालों लूटने के बाद, इतने आक्रमण करने के बाद, अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत को लूटा, भारत के कई लोगों पे अत्याचार किए, कई लोग इसमें मारे गए, लेकिन इसके बावजूद भी भारत एक बहुत बड़ा महाशक्ति क्यों बना हुआ है अभी भी? अगर इकोनॉमिकली बात किया जाए तब भी भारत 5वें से 4थे पायदान पे आने वाला है। लेकिन जो लोग भारत को लूट के ले गए वो भारत से पीछे क्यों रह गए? इसका मुख्य कारण है कि भारत के लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने अपना संपत्ति, अपना खजाना, ये सब कुछ लूटने दिया, लेकिन अपना ज्ञान को बचा करके रखा। और भारत की संस्कृति और भारत के ज्ञान का ही वो पराक्रम है कि भारत के लोग कभी भी झुकते नहीं हैं, कभी रुकते नहीं हैं, कभी बैठते नहीं हैं, हमेशा प्रगति की रास्ते पर चलते हैं और दुनिया को भी प्रगति का मार्ग सिखाते हैं, शांति का मार्ग सिखाते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। लगभग 1000 वर्षों तक भारत पे अत्याचार हुए, आक्रमण हुए, भारत के 40,000 से ज़्यादा मंदिरों को लूटा गया, तोड़ा गया, भारत के कई शहरों को बर्बाद किया गया, लाखों करोड़ लोगों को मारा गया। भारत में, इस प्लानेट पे जितना अत्याचार, जितना लूटपाट इस भूमि पे हुआ है, भारत भूमि पे, उतना अत्याचार और लूटपाट दुनिया के और किसी कोने पे नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी ये राष्ट्र खड़ा है, ये सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन उसके बावजूद खड़ा है। इसका मुख्य कारण है कि ये सिविलाइजेशन में बात ही कुछ ऐसी है, क्योंकि ये सिविलाइजेशन किसी बिलीफ सिस्टम, किसी रिग्रेसिव सोच, किसी बंधन में बंधा हुआ नहीं है। ये सिविलाइजेशन हमेशा एक डायनेमिक, एक प्रोग्रेसिव, सतत ट्रांसफॉर्मेटिव एक कल्चर है, जो समय के साथ अपने आप को एक ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उसके अनुकूल चलता है, उसके रिलेवेंट होकर के चलता है। लेकिन दुनिया के और भी जितने भी कल्चर हैं वो समय के साथ अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाए, समय के साथ साथ अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए। वो वही 1400 साल, 2000 साल पुराने कुरीतियाँ, बिलीफ सिस्टम, हेल और हेवन में विश्वास करते रहे और खुद को बर्बाद करते रहे। अरब में आज देख रहे हैं कि अरब इतनी प्रगति कर रही है, इसका मुख्य कारण है कि अरब के लोगों का सोच भी काफ़ी बदला है, काफ़ी प्रोग्रेसिव हुए हैं। और एक और मुख्य कारण है कि वहाँ पे ऑयल मिलता है, क्रूड ऑयल है वहाँ पर। अगर वहाँ पे ऑयल नहीं मिलता तो अरब के लोग आज भी लुंगी पहन के ऊँट चरा रहे होते। और दुनिया के दूसरे जगह जहाँ पे ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म है, ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, ज़्यादा रिलीजियस लोग हैं, जिनमें कट्टरता भरी हुई है, उनको आज देखिए कि कई बार जाकर के IMF से और दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के भीख मांगते हैं। और जिन देशों को लूटा, जिन पे अत्याचार किए, वो आज देखिए भारत भूमि आज प्रगति की राह पर है और दुनिया को शांति का, प्रगति का पाठ भी सिखा रहा है, योग भी सिखा रहा है। ये योग का ही शक्ति है भारत में कि भारत कभी झुका नहीं, कभी बैठा नहीं। और दुनिया में जितने भी कट्टर मुसलमान हैं, जो अपने बिलीफ सिस्टम के बंधन से बंधे हुए हैं, एक इनविजिबल जेल में बंद है, जो उनको उस फ्रीडम से रोक रहा है। कॉग्निटिव थिंकिंग, प्रोग्रेसिव थिंकिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सीकिंग, इन सब चीज़ों से रोकता है। आज वो दुनिया में सबसे पिछड़े बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज हैं। उनको भी ये सारे रिग्रेसिव सोच से, बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलना ही पड़ेगा, अन्यथा वो कभी प्रोग्रेसिव नहीं बन पाएंगे। कभी दुनिया के जो डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, जो साइंटिफिक सोच है, साइंटिफिक काम हो रहे हैं, इसके साथ खुद को मैच नहीं कर पाएंगे। और भारत ने अपने आप को काफ़ी बदला है, समय के साथ भारत चलता है। भारत के कल्चर भी काफ़ी प्रोग्रेसिव है, साइंटिफिक थिंकिंग का इसमें बढ़ावा मिलता है। ये कोई बिलीफ सिस्टम से बंधा हुआ कोई कल्चर नहीं है जो बताएगा कि ऐसे ही चलना है। ये एक देश ऐसा है जो हमेशा से डेमोक्रेटिक रहा है, डेमोक्रेटिक इन ऑल स्फीयर, डेमोक्रेटिक नेचर इन थॉट, डेमोक्रेटिक नेचर इन वेज ऑफ लाइफ, डेमोक्रेटिक नेचर इन वेज टू कंडक्ट मैनी थिंग्स। ये हर चीज़ में एक डेमोक्रेटिक नेशन रहा है। यही कारण है कि भारत में हर तरह के पंथ निकले, हर तरह के सोच वाले आदमी हुए, हर तरह के परंपराएं हुए, हर तरह के फिलोसॉफी हुए, हर तरह के अलग अलग सोच वाले व्यक्ति हुए।
लेकिन कभी भी किसी के बीच कोई मतभेद नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुआ, सबका इक्वली रिस्पेक्ट हुआ। तो मैं उन सबको बोलता हूँ कि रिलीजियस बैरियर को तोड़ करके आप राम से सीखिए, आप कृष्ण से सीखिए, गौतम बुद्ध से सीखिए, विवेकानंद से सीखिए, भारत के कल्चर से सीखिए। यही आपके प्रगति के लिए रास्ता तैयार करेगा, क्योंकि भारत के पास इस विश्व को देने के लिए बहुत कुछ है। प्रॉब्लम ये है कि हम भारतीय कल्चर को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम भारतीय को ही लगभग 85% लोगों को भारतीय कल्चर के बारे में जानकारी ही नहीं है अच्छे से। वो भारतीय कल्चर पे प्राउड तो करते हैं, अपने कल्चर पे गर्व करते हैं, लेकिन इतना जानते नहीं हैं। तो लोगों को अपने देश का कल्चर, अपने देश के ज्ञान को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको भी है और पूरे वर्ल्ड को भी है। और महमूद गजनवी ने जिस सोमनाथ के सोने के दरवाज़ा को तोड़ करके अफ़गानिस्तान में गजनी में ले जाकर के वो अपने किला में लगाया था, वो किला आज खंडहर में तब्दील हो गया है। लेकिन फिर से मैं कहता हूँ कि सोमनाथ अपने दिव्यता, भव्यता और एक खूबसूरत मंदिर बन करके उभरा है और दुनिया को महादेव की एनर्जी का आभास कराता है, उनका दर्शन कराता है और लोगों को यहाँ आकर के बहुत ही शांति और अच्छा लगता है। और भारत ऐसे ही प्रगति करता रहे, मैं यही चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।